दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजफुल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं नागोगी वाथियोंगो के एस्से द डिकोलोनाइजिंग द माइंड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं नगोगी के बारे में। दोस्तों नगोगी वा एक वर्ल्ड फेमस केनियन नॉवेलिस्ट, प्लेराइट, एसेइस्ट है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से एक है ईस्ट अफ्रीका के, जो जाने जाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल आइडियाज के लिए। उनका जन्म 5 जनवरी 1938 केनिया में हुआ था और वो बिलोंग करते हैं गिकोयू कम्युनिटी से। अपनी अर्ली करियर की शुरुआत में उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी अपने वर्क, जहां उन्होंने यूज करा था नाम जेम्स नागोगी। लेकिन बाद में उन्होंने अपना इंग्लिश नेम को रिजेक्ट किया और अपने नेटिव लैंग्वेज में अपने असली नाम के साथ पॉलिटिकल और कल्चर स्टेटमेंट स्टैब्लिश की। दोस्तों उनका ये एस्से डिकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर हमें समझाता है कॉलोनियलिज्म को, कि वो सिर्फ एक लैंड को कंट्रोल नहीं करते, वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे, लोगों के माइंड को कंट्रोल करते थे थ्रू लैंग्वेज, जो की थी इंग्लिश। कॉलोनियलिज्म की वजह से अफ्रीकन चिल्ड्रन के अंदर ऐसी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया कि उन्हें लगा कि उनकी जो खुद की लैंग्वेज है, उनके देश की जो लैंग्वेज है, वो इंफीरियर है और इंग्लिश सुपीरियर है। और ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं हुआ था, हर उस कंट्री में हुआ था जहाँ पे ब्रिटिश ने रूल किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में हमारी जो नेटिव लैंग्वेज थी, वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी, बंगाली, मराठी और सारी लैंग्वेजेस हुआ करती थी, लेकिन एक इंग्लिश तब आई जब ब्रिटिश आए। वैसे ही अफ्रीका में भी उन्होंने इंग्लिश को सुपीरियर बना दिया। तो इस ऐसे में जो नागोगी हैं वो बताते हैं कि अफ्रीकन राइटर्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज गिकोयो में ही लिखना चाहिए और लिटरेचर को फोकस करना चाहिए लोकल कल्चरल लाइफ और स्ट्रगल्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस एस्से को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑथर ने इस एस्से में हमें समझाने की कोशिश की है। पहले इस एस्से में उन्होंने दिया है एक इंट्रोडक्शन, जहां पे उन्होंने बताया है कि उनका नाम नगोगी वा थियोंग है, जो कि ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के सबसे ग्रेट राइटर में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1938 को हुआ है केनिया में और वो किकुयू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो बताते हैं उनका बैप्टिज्म नाम जेम्स नागोगी था और उनकी अर्ली एजुकेशन एक मिशन स्कूल में हुई थी, जहां पढ़ाई का मीडियम उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। लेकिन सिचुएशन तब खराब हो गई जब माओ माओ मूवमेंट हुआ। इस दौरान नागोगी ने अपना स्टेप ब्रदर खो दिया और उन्होंने अपनी माँ को ब्रिटिश लोगों के द्वारा टॉर्चर होते हुए देखा। इसी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी ऑपरेशन किया और मूवमेंट के कई लीडर्स को जेल में डाल दिया, जिसमें फेमस रिवॉल्यूशनरी लीडर केन्याटा भी शामिल थे। ब्रिटिश लोगों ने स्कूल में पढ़ाई का मीडियम भी बदलकर इंग्लिश कर दिया। बाद में नागोगी ने युगांडा के माकरेरे यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के लीड्स यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करा। जब वो लीड्स यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल पब्लिश किया, जिसका टाइटल था वीप नॉट चाइल्ड, जो कि आया था 1964 में, जो कि किसी ईस्ट अफ्रीकन राइटर का इंग्लिश में पब्लिश होने वाला पहला नॉवल था। इस दौरान नागोगी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके अफ्रीकन स्टोरीज लिखने के इशू को लेकर काफी कंसर्न होने लगे थे। उस टाइम चिनुआ आचिबी और दूसरे राइटर्स भी इंग्लिश में ही लिख रहे थे। नागोगी ने अपना नेक्स्ट नॉवल द रिवर बिटवीन 1965 में पब्लिश किया था और धीरे धीरे वो ज्यादा पॉलिटिकल टॉपिक्स की तरफ बढ़ने लगे और उनका इंटरेस्ट फेनोसिस्ट मार्क्सिज्म की तरफ हो गया था। उनका नॉवल अ ग्रेन ऑफ व्हीट पब्लिश हुआ 1967 में। इस चेंज का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वो पॉलिटिकल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे थे। बाद में नागोगी ने इंग्लिश में लिखना, क्रिश्चियनिटी और अपना क्रिश्चियन नेम जेम्स नागोगी सब छोड़ दिया और अपना नाम नागोगी व थियोंग रख लिया। उन्होंने फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज गिकोयू और सोहिली लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। उनके रेडिकल व्यूज इंडिपेंडेंट केन्या की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए और उन्हें अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया।
जेल के दौरान उन्होंने डेविल ऑन द क्रॉस लिखा, जो पहला मॉडर्न गिकोयू नॉवल माना जाता है। 1982 में केन्या छोड़ने के बाद उन्होंने डिकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर पब्लिश किया। ये ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने एक डिबेट शुरू कर दी। क्या किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज करके अपनी नेटिव लैंग्वेज, कल्चर और रियलिटी को सही तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है? इस एसे ने नागोगी ने कॉलोनियलिज्म के बाद लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर पर पड़ने वाले इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं होती है, बल्कि एक मेंटल स्ट्रक्चर होती है जो बिलीफ, प्रैक्टिसेस और मेमोरीज यानी कि पूरी कल्चर को कैरी करती है। नागोगी का मानना है कि अगर हमें कॉलोनियलिज्म से सच में आजादी चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को डीकोलोनाइज करना होगा, यानी इंग्लिश के इन्फ्लुएंस से फ्री होना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने एसे में टर्म यूज करते हैं कॉलोनियलिज्म, जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब करता है जिसमें दूसरे लोगों की जमीन और रिसोर्सेज पर कब्जा, इन्वेजन, कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई किया जाता है। इस तरह का कॉलोनियलिज्म काफी पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता है, लेकिन मॉडर्न कॉलोनियलिज्म, स्पेशली यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, थोड़ा अलग था। पहले एक कॉलोनियलिज्म से डिफरेंट यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने सिर्फ लैंड पर कंट्रोल नहीं, बल्कि प्रोडक्शन की तरीके और उनके रिलेशन को भी पूरी तरह बदल दिया ताकि वो मदर कंट्री के सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाए। इन नए सिस्टम को फोर्सफुली इम्पोज करना कॉलोनाइज कंट्री की सोसाइटी और कल्चर के लिए बहुत हार्मफुल साबित हुआ। सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस ही नहीं हुए, बल्कि सोशल, पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम्स भी बदल दिए गए। इन सब चेंजेस के साथ साथ डीप कल्चर चेंज भी आए। अगर हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का अपना एक्सपीरियंस देखें तो ये बात और क्लियरली समझ में आती है कि कैसे एक पूरी सोसाइटी और उसकी कल्चर को डीपली इफेक्ट किया गया। ये कल्चर चेंजेस अक्सर एक नए एजुकेशन सिस्टम के इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। इसको समझने के लिए हमें मैक्यूले के फेमस माइन्यूट और एजुकेशन को याद करना चाहिए। इन माइन्यूट में उन्होंने कहा था कि नए एजुकेशन सिस्टम ऐसे इंडियंस की एक क्लास बनाएंगे जो देखने में इंडियन होंगे, लेकिन उनकी सोच और बिलीफ ब्रिटिश जैसे होंगे। ऐसी क्लास बनाना जरूरी था ताकि वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने में हेल्प कर सके। इसलिए इंग्लिश एजुकेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि कई और कंट्रीज में भी प्रोग्रेस और पावर की लैंग्वेज बन गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सोसाइटी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक वो जो इंग्लिश जानते थे और दूसरे वो जो नहीं जानते थे। लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज का डिवीजन नहीं था, बल्कि इसका इफेक्ट कल्चर पर भी हुआ, क्योंकि लोग अपने कल्चर को भूल गए। लोगों को लगा उनका कल्चर इंफीरियर है और इंग्लिश ही सुपीरियर है। इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि पावर और कंट्रोल की लैंग्वेज थी, इसलिए उसे सुपीरियर माना गया। और जब लैंग्वेज को सुपीरियर माना गया तो उसके साथ जुड़ी हुई कल्चर को भी सुपीरियर समझा गया, यानी कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए लोगों को इंकरेज किया गया। बाकी सारी इंडिजिनियस लोकल नॉलेज सिस्टम को इंफीरियर और प्रिमिटिव माना गया। कॉलोनाइज्ड लोगों को ये बिलीव करने पर मजबूर कर दिया गया कि वो इंटेलेक्चुअली, कल्चरली और मॉरली इंफीरियर है। ये चीज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में हुआ डैमेज कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो डैमेज लोगों के माइंड पर होता है उसे वापस ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल अक्सर फोर्स और वायलेंस के साथ आता है, इसलिए लोग उसे नेचुरली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कल्चर डोमिनेशन बहुत छुपा हुआ तरीके से काम करता है। इस जबरदस्ती से नहीं, बल्कि लोगों की राजी होने से चलता है ये सिस्टम। इसी वजह से इसे समझना और इसके अगेंस्ट लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अफ्रीका, इंडिया और दूसरी कंट्रीज के लोगों को जो कल्चरली और मॉरली इंफीरियर बताया गया, वही एक्चुअली यूरोपियन पावर्स के लिए कॉलोनाइजेशन का जस्टिफिकेशन बन गया। उन्होंने इससे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा, यानी उनका फर्ज है कि वो जाकर इन सेवेजेस को सिविलाइज करें, इन लोगों को सिविलाइजेशन सिखाएं।
नागोगी के अफ्रीका को भी यूरोपियंस ने काफी टाइम तक प्रिमिटिव और सैविज माना, इसलिए उनके हिसाब से वाइट लोगों का ड्यूटी था कि उन्हें इन लोगों को सिविलाइज करना है। लेकिन आयरनी ये है कि जो लोग सिविलाइज करने आए थे उन्होंने अपनी इग्नोरेंस और एरोगेंस में अक्सर उन लोगों की असली कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी जिसे सुधारने का नाम दिया गया था, असल में उसने सोसाइटी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। इसके साथ उन्होंने यहाँ पर नागोगी ने कॉलोनियलिज्म के डिस्कशन को दो जनरल पॉइंट्स के साथ यहाँ पर एंड करा है, जहां वो बताते हैं कि मॉडर्न कॉलोनियलिज्म, स्पेशली यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, सिर्फ लैंड और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, बल्कि इसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था प्रोडक्शन की तरीकों को चेंज करना। ऐसे चेंजेस किए गए ताकि कॉलोनाइज कंट्री की इकोनॉमी मदर कंट्री की इकोनॉमी के साथ अलाइन हो जाए। इन डीप चेंजेस ने उस कंट्री के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को काफी डैमेज किया, और इसका इफेक्ट आज भी कई फॉर्मर कॉलोनीज में क्लियरली दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट वो बोलते हैं कि कॉलोनियल डोमिनेशन दो तरीकों से काम करता है। पहला और ऑब्वियस तरीका था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल, जो अक्सर फोर्स और वायलेंस के साथ होता है, और दूसरा तरीका था जो सबसे ज्यादा डेंजरस था, वो था कल्चरल डोमिनेशन। ये कल्चर डोमिनेशन जबरदस्ती से नहीं बल्कि लोगों की कंसेंट से होता है। इसे मेनली एजुकेशन, रिलीजन और दूसरे कल्चर के मीडियम के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है। इसी दूसरे टाइप की कॉलोनलाइजेशन यानी माइंड का कॉलोनलाइजेशन पर नागोगी ने अपने एस्से डीकोलोनाइजिंग द माइंड में फोकस किया है। दोस्तों, इस एस्से के थ्रू नागोगी ने बहुत ही अच्छी चीज समझाने की कोशिश की है कि कॉलोनाइजेशन का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल और लैंड पर और रिसोर्सेज पे कब्जा करना नहीं होता है, बल्कि लोगों के दिमाग के साथ खेलना होता है कि लोगों के कल्चर, उनका बिलीफ, उनकी वैल्यूज को ही चेंज कर दिया जाए। और ये सब वो चेंज कर सकते हैं थ्रू उनकी लैंग्वेज जो कि थी इंग्लिश। कई सारे कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जो इस चीज़ से उभर कर नहीं आ पाई हैं। कई सारी कंट्रीज अपने ही कल्चर को इंफीरियर समझने लगी हैं ड्यू टू कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन ने इंग्लिश को सुपीरियर बना दिया और बाकी कंट्रीज के कल्चर को इंफीरियर बना दिया। इसके बाद वो बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म की, जो कि एक थोड़ा कंफ्यूजिंग और प्रॉब्लमेटिक टर्म है। ये लास्ट कुछ डिकेड्स में बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल थ्योरी रही है, लेकिन इसका मीनिंग अभी भी फुल्ली क्लियर नहीं हुआ है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि कॉलोनियलिज्म के खत्म होने के बाद। इसे लगता है कि जब कॉलोनियल पावर ने अपनी पावर नेटिव को दे दी और अपने देश वापस चले गए, तब कॉलोनियलिज्म कंप्लीटली खत्म हो गया। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। असल में कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद भी उसके इफेक्ट और ट्रेसेस अलग अलग फॉर्म्स में सरवाइव करते रहते हैं। ये नए रूप में कंटिन्यू होते रहते हैं। इसी को नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं, जिसमें फॉर्मर कॉलोनियल पावर डायरेक्ट रूल नहीं करती, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कल्चर तरीकों से अपना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बनाए रखती है। इसलिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म को सिर्फ पास से एक ब्रेक के रूप में देखना सही नहीं है। इसे हम एक ऐसे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के रूप में समझ सकते हैं जो कॉलोनियलिज्म के बाद के इफेक्ट को समझाने की कोशिश करता है, स्पेशली लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर के एरियाज में। ये थ्योरी ये एक्सप्लोर करती है कि डोमिनेंस और कंट्रोल के अलग अलग फॉर्म कैसे काम करते हैं, और साथ ही पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में जो कंफ्यूजन, मिक्स फीलिंग और मिक्स कल्चर का मेल होता है, उन्हें भी समझने की कोशिश कराती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम नागोगी के एसे डी कॉलोनाइजिंग द माइंड को स्टडी करते हैं, जहां वो बताते हैं कि कॉलोनियलिज्म का सबसे गहरा इफेक्ट इंसान के माइंड और उसकी सोच पर पड़ता है। इसके बाद नागोगी ने अपने एस्से में बात करी है अफ्रीकन लिटरेचर, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स की। वो बताते हैं अफ्रीकन लिटरेचर में पॉलिटिक्स का रोल हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। जो मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर है वो काफी हद तक उन फ्रीडम स्ट्रगल से इन्फ्लुएंस हुआ है जो अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स में चल रहे थे। उस टाइम के फेमस राइटर जैसे चिनुआ आचेबी,
जो कि वेस्ट अफ्रीका में है, और एलेक्स लागूमा जो कि साउथ अफ्रीका में है, और नागोगी वा थियोंग जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, सब आइडेंटिटी और हिस्ट्री के इश्यूज पर ही फोकस करा करते थे। इनका मेन एम था यूरोपियन लोगों के उस आइडिया को चैलेंज करना जिसमें अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी एक ऐसा प्लेस जहां ना हिस्ट्री है ना कल्चर, सिर्फ सेवेजरी है। राइटर्स ने अपनी राइटिंग के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश की है कि अफ्रीका की अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर रहा है। ज्यादातर राइटर्स इंग्लिश में लिखते थे क्योंकि वो मेनली वेस्टर्न रीडर्स को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो चाहते थे कि अफ्रीकन लोग अपनी हिस्ट्री और कल्चर को दोबारा डिस्कवर करें और उस पर प्राउड फील करें। ये जरूरी था क्योंकि अफ्रीकन लोगों को ये बिलीव करा दिया गया था कि वो इंफीरियर है। लिटरेचर ने उन्हें अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिलाने में हेल्प की। इसी वजह से मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर शुरू से ही पॉलिटिक्स पर ही ज्यादा डीपली फोकस करता है। नागोगी ने भी अपनी बुक राइटर्स इन पॉलिटिक्स के प्रेफरेंस में क्लियरली कहा है, एवरी राइटर इज अ राइटर इन पॉलिटिक्स, द ओनली क्वेश्चन इज व्हाट एंड हुज पॉलिटिक्स। इसके बाद वो बात करते हैं नागोगी एसे में पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका स्पेशली केनिया में कॉलोनियल माइंडसेट की बनाए रहने की आदत को यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं। इस एसे का सेंट्रल क्वेश्चन बहुत क्लियर है, क्या हम इंग्लिश को स्कूल में इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज बनाकर एक डिस्टिंक्ट अफ्रीकन आइडेंटिटी और कल्चर डेवलप कर सकेंगे। नागोगी का आर्ग्यूमेंट है कि जब तक लैंग्वेज का इश्यू सॉल्व नहीं होता तब तक ट्रू अफ्रीकन आइडेंटिटी बनाना पॉसिबल ही नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चे और उनके एनवायरनमेंट के बीच जो नेचुरल हार्मनी होती है वो तब तक रिस्टोर नहीं हो सकती जब तक नेटिव लैंग्वेजेस को उनके ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। उनके अकॉर्डिंग जब एजुकेशन फॉरेन लैंग्वेज यानी इंग्लिश में होती है तो चाइल्ड अपनी कल्चर और सराउंडिंग से कट ऑफ हो जाता है। इसलिए नागोगी इंसिस्ट करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन का पहला स्टेप लैंग्वेज को डीकोलोनाइज करना है और नेटिव लैंग्वेज को सेंट्रल पोजीशन देना है। नागोगी इस एस्से की शुरुआत अपने बचपन की यादों से करते हैं, जब वो एक ऑर्गेनिक नेचुरल एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे। वो एक बड़े फार्मर की फैमिली में पैदा हुए थे। उस टाइम उनके घर में और काम करते वक्त, खेलते वक्त और घर के अंदर सब लोग गिकोयो लैंग्वेज में ही बात करते थे। शाम का टाइम स्टोरी टेलिंग के लिए होता था, जब लोग आग के पास बैठकर कहानियां सुनते थे। स्टोरी टेलिंग एक कम्युनल एक्टिविटी थी जिसमें फैमिली के ऑलमोस्ट सब लोग पार्टिसिपेट करते थे। कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती थी बल्कि बच्चे उन्हें दूसरे बच्चों को दोबारा सुनाते थे। इस तरह स्टोरीज एक लिविंग ट्रेडिशन बन जाती थी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली पास हुआ करती थी। ओरल स्टोरी टेलिंग का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि मॉरल एजुकेशन भी था, यानी बच्चों को अच्छाई और बुराई के लेसन्स देना। इन कहानियों में अक्सर एनिमल्स कैरेक्टर्स होते थे और बच्चे खासकर उसे हरे खरगोश के साथ सिंपैथी फील करते थे जो छोटा और कमजोर होता था लेकिन इंटेलिजेंट, विटी और कनिंग होता था। इस तरह नागोगी अपने बचपन के ओरल कल्चर को याद करते हैं। ये बताते हैं कि लैंग्वेज, एनवायरनमेंट और कल्चर का एक नेचुरल कनेक्शन होता है जो लेटर कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम ने पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ नागोगी ये बताते हैं कि बच्चे कहानियां सुनते हुए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज भी सीख रहे हैं। वो कमजोर एनिमल्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी स्ट्रगल को समझते हैं। ये लेसन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कमजोर जानवरों की ये लड़ाई असल जिंदगी में लोगों की स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करती थी, स्पेशली उन लोगों की जो पावर और डिफिकल्ट कंडीशन के अगेंस्ट जी रहे होते हैं। कहानियों में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि इंसान भी होते थे। इन ह्यूमन स्टोरीज में दो टाइप के कैरेक्टर्स दिखाए जाते थे। एक तरफ ट्रू ह्यूमन बीइंग होता था जिसमें करेज, काइंडनेस, मर्सी और दूसरों के लिए कंसर्न जैसी क्वालिटीज होती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता था जो सेल्फिश, इंडिविजुअलिस्ट, ग्रीडी इंसान होता था। पहला टाइप हमेशा कॉपरेशन, कम्युनिटी के इंटरेस्ट में बिलीव करता था, जबकि दूसरा टाइप कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। इस तरह ओरल लिटरेचर बच्चों को सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि सोशल और मॉरल अंडरस्टैंडिंग भी देता था।
वो बताते हैं लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट स्टोरी टेलिंग का आर्ट भी था। सब स्टोरी टेलर्स लगभग सेम स्टोरीज ही सुनाते थे, पर जो डिफरेंस होता था वो होता था प्रेजेंटेशन में, यानी कि कौन कैसे सुना रहा है। एक अच्छे स्टोरी टेलर के हाथ में वही कहानी जिंदा हो जाती है थी। ये फर्क आता था उनके वर्ड्स चॉइस, इमेजेस, वॉइस मॉड्यूलेशन और उनके बॉडी गेस्चर की वजह से। इससे बच्चे समझते थे कि वर्ड्स और इमेजेस का इम्पैक्ट नॉर्मल मीनिंग से काफी ज्यादा होता है। उन्हें ये भी समझ आता था कि लैंग्वेज में सजेशन की पावर होती है, यानी वर्ड्स को डायरेक्टली नहीं बोलते लेकिन दिमाग में इमेजेस और इमोशंस क्रिएट कर देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होती है जब वो प्रोवर्ब्स, राइडर्स, रिदमिक म्यूजिकल वर्ड्स के गेम्स खेलते थे। इस तरह बच्चे सिर्फ मॉरल लेसन्स ही नहीं बल्कि लैंग्वेज का मीनिंग भी समझते थे। उनका वर्ल्ड को देखने का तरीका भी इमेजेस और सिंबल्स के थ्रू डेवलप होता था। इस पूरे सिस्टम में उनके काम, लर्निंग, एनवायरनमेंट के बीच एक नेचुरल ऑर्गेनिक कनेक्शन होता था, जहां सब चीजें एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हुआ करती थी। फिर वो बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन की। माओवाई मूवमेंट, जो कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक आर्म स्ट्रगल थी, के शुरू होने के बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्कूल को अपने कंट्रोल में ले लिया और इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की। नागोगी ने ऐसे ही स्कूल में पढ़ाई की है। यहाँ इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज अब उनकी कल्चरल लैंग्वेज नहीं रही। इस वजह से जो हार्मनी पहले लर्निंग और उनके रियल वर्ल्ड के बीच थी, वो टूट गई। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं थी बल्कि डोमिनेशन और एस्पिरेशन की लैंग्वेज बन गई थी। बाकी सब लैंग्वेजेस को इंफीरियर समझा गया था। स्टूडेंट्स को एक्टिवली डिस्करेज किया गया था कि वो अपनी मदर टंग को यूज ना करें, अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज ना करें। इस सिस्टम के साथ एक और डिस्टर्बिंग चीज जुड़ी थी, वो थी धोखा, डिसेप्शन। बच्चों को फोर्स किया गया कि वो उन स्टूडेंट को पकड़े जो स्कूल में अपनी नेटिव लैंग्वेजेस बोलते हैं। इस तरह वो एक दूसरे की हेल्प करने के बजाय विच हंटर्स बन गए थे, और जो बच्चे दूसरों को पकड़ते थे उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता था। इसे कम्युनिटी का ट्रस्ट और यूनिटी टूट गई और स्टूडेंट्स को अपनी ही कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया। स्टूडेंट्स को इंग्लिश में एक्सीलेंस दिखाने पर रिवॉर्ड दिया जाता था। धीरे धीरे इंग्लिश ही एक ऐसा स्केल बन गई जिससे बच्चे की इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को मेजर किया जाता था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को हर हाल में अचीव करने की ये इंसिस्टेंस काफी डैमेजिंग साबित हुई। इसने सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग रेस की सुपीरियरिटी को रीइंफोर्स नहीं किया बल्कि उसे लेजिटिमाइज भी कर दिया, यानी वो सुपीरियर है। ये बिलीफ और स्ट्रांग हो गया। इस प्रोसेस में ओरल लिटरेचर धीरे धीरे गायब भी हो गई। बच्चों को अपनी कल्चर की कहानियों की जगह किसी और कल्चर की स्टोरीज पढ़ाई जाने लगी, जिनका उनके अपने वर्ल्ड और लाइफ एक्सपीरियंस से ज्यादा कनेक्शन नहीं था। इस तरह बच्चे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर होते गए और उन्हें एक ऐसी आइडेंटिटी दी गई जो उनकी खुद की अपनी थी ही नहीं। नागोगी ने गिकोयो लैंग्वेज में लिखना इंग्लिश में कई नॉवेल्स लिखने के बाद शुरू किया, लेकिन गिकोयो में लिखना उनके लिए एक कॉन्शियस पॉलिटिकल एक्ट था। उनका नॉवल द डेविल ऑन द क्रॉस गिकोयो में लिखा गया, पहला मेजर नॉवल था जो कि, लेकिन उनके इस डिसीजन को कई लोगों ने, यहाँ तक कि कुछ वेल विशर्स ने भी क्वेश्चन किया। नागोगी को ये बात आयरॉनिक लगी कि एक अफ्रीकन राइटर का अपनी मदर टंग में लिखना एबनॉर्मल क्यों माना जा रहा है। नागोगी के लिए गिकोयू में लिखना एंटी इम्पेरियलिस्ट स्ट्रगल का पार्ट था, जो केनियन और अफ्रीकन लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का फॉर्म था। उनके हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन ने बच्चों को अपनी ही लैंग्वेज, कल्चर और लोगों से नफरत करना सिखा दिया। वो चाहते हैं कि मॉडर्न केनिया के बच्चे कॉलोनियल एलियनेशन के बिना बड़े हो। नागोगी के अकॉर्डिंग कॉलोनियल एलियनेशन दो इंटरलिंक्ड फॉर्म्स में होती है। पहला, अपने आसपास की रियलिटी से डिस्टेंस बन जाना। दूसरा, अपने एनवायरनमेंट से अलग चीजों के साथ आइडेंटिफाई करना। और ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब थिंकिंग और आइडियाज का कंसेप्चुअलाइजेशन एक ऐसी लैंग्वेज में होता है जो एवरीडे लाइफ की लैंग्वेज से अलग होती है। नागोई इस बॉडी और माइंड को अलग कर देना जैसा बताते हैं।
कई पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट जैसे कि होमी के भाभा भी इस एम्बिवेलेंस पर बात करते हैं। जब ये पूरी सोसाइटी में फैल जाती है तो सोसाइटी खुद डिसजॉइंटेड हो जाती है। इसलिए नागोगी कहते हैं कि हार्मनी को वापस लाना जरूरी है ताकि सोसाइटी फिर से एक ऑर्गेनिक होल बन सके। उनका मानना है कि गिकोयो में लिखना का उनका डिसीजन इसी डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप था। वो ये भी क्लेरिफाई करते हैं कि वो दूसरी लैंग्वेज सीखने के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन पहले बच्चे को अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपने एनवायरनमेंट के बीच हार्मनी फील करनी पड़ेगी। तभी वो दूसरी लैंग्वेज और लिटरेचर को बिना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के समझ सकता है। दोस्तों, नागोगी इस एस्से में बहुत स्ट्रांगली ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि केन्या के स्कूल में नेटिव लैंग्वेजेस को इंस्ट्रक्शन के मीडियम के रूप में वापस लाना ज़रूरी है। वो दिखाते हैं कि इंडिपेंडेंट केन्या में इंग्लिश का डोमिनेंट पोजीशन कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की वजह से बना है, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्पोज किया था। इस लैंग्वेज का खोखला कर देने वाला इफेक्ट जो हुआ है, वो एजुकेटेड केन्या अपनी ही कल्चर से दूर हो गए हैं। नेटिव लैंग्वेज में लिटरेचर की भी डिमांड करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही लैंग्वेजेस केनियन लाइफ के रिदम और लोगों के स्ट्रगल को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है। ऐसी लिटरेचर ही बच्चे और उनके एनवायरनमेंट के बीच हार्मनी को रिस्टोर कर सकती है। ऐसे का टाइटल डी कॉलोनाइजिंग द माइंड इसलिए बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि ये बताता है कि केनियन लोगों के माइंड को एक ऐसी लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर ने कॉलोनाइज कर लिया जो उन्हें उनसे ही दूर ले गई। इस तरह कॉलोनियलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर होने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि वो लोगों के दिमाग में परसिस्ट करता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि माइंड को डीकोलोनाइज किया जा सके। कोई वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।